हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। ऑल वी हैव टॉक्ड अबाउट सो फार डील विद हाउ टू गेट रिड ऑफ एन इन्फेक्शन इन समवन हु हैज़ द डिजीज। तो अभी तक हमने इस बारे में बात करी है कि कैसे किसी बीमारी से छुटकारा पाना है, किसी इन्फेक्शन से छुटकारा पाना है जिसको ऑलरेडी वो बीमारी है। बट देर आर 3 लिमिटेशन ऑफ दिस अप्रोच टू डीलिंग विद इन्फेक्शियस डिजीज। लेकिन इसमें लिमिटेशन है, मतलब इसमें भी ना कई बार ऐसा होता है कि इट्स नॉट वेरी इजी जितना सुनने में लगता है। देर आर सर्टेन लिमिटेशंस। सो जो फर्स्ट है वो ये है कि वन समवन हैज अ डिजीज, देयर बॉडी फंक्शन आर डैमेज एंड मे नेवर रिकवर कंप्लीटली। पहली प्रॉब्लम ये है कि सपोज किसी को बीमारी हो गई तो ये भी पॉसिबल है कि उनके बॉडी फंक्शन डैमेज हो जाए और वो दोबारा कभी रिकवर ना कर पाए। ठीक है, ये पहली पॉसिबिलिटी है। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज दैट कि ट्रीटमेंट विल टेक टाइम, विच मीन्स दैट समवन सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज is likely to be bedridden for some time even if we give them proper treatment। यानी कि किसी को अगर बीमारी हो गई है तो चाहे हम बहुत अच्छे से अच्छी फैसिलिटी उस पर्सन को दें, लेकिन वो पर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम अपना मतलब बेड में बिताएगा, क्योंकि उसको ट्रीट होने के लिए टाइम चाहिए। जो थर्ड एक लिमिटेशन है कि जो पर्सन इन सफ़र कर रहा है इन्फेक्शियस डिजीज से, वो एक सोर्स की तरह भी वर्क कर सकता है जहां से दूसरों को बीमारी फैल सकती है। सो दैट इज लाइक सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल कोरोना का। बहुत आपने खुद ही देखा है कि क्या हाल हुआ है, किसी को कोरोना है वहां से कितनी जल्दी स्प्रेड हो गया। सो दिस वॉज समथिंग जो काफी ज्यादा देखा गया। दिस लीड्स टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द अबव डिफिकल्टी। इस सब की वजह से जो अब बाकी की आप डिफिकल्टीज हैं, बाकी तीनों 1 2 3 फैक्टर्स देख रहे हो, ये सब ऑटोमेटिकली फिर ये फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। नाउ इसके बाद है हाउ कैन वी प्रिवेंट डिजीज। देयर आर 2 वेज। अब हमारे पास एक बेटर चीज है, आपने हमेशा एक लाइन सुनी होगी, लोग बोलते हैं, मतलब इट्स वेरी फेमस एंड कॉमन लाइन कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी कि प्रिवेंशन जो है वो ठीक करने से ज्यादा बेटर है कि उस चीज से बचा जाए। तो हम लोग बीमारी से कैसे बच सकते हैं। देयर आर 2 वेज, 1 जनरल एंड 1 स्पेसिफिक टू ईच डिजीज। मतलब कि एक तो जनरल है जो सब पे काम करेगी, और एक हर डिजीज पे अलग अलग स्पेसिफिक एक जैसे कहते हैं मतलब एक तरीका होता है कि कैसे आपको उस बीमारी से बचना है। जैसे कोरोना से बचने के लिए दे आर सर्टेन मेजर जो स्पेसिफिकली उसी बीमारी के लिए। ठीक है, नाउ इफ वी लुक एट द मीन्स ऑफ देयर स्प्रेडिंग, सो अगर हम देखें कि कैसे कोई बीमारी फैल रही है तो हमें कुछ आसान आंसर्स मिल जाएंगे। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। फॉर एयरबोर्न माइक्रोब्स वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग लिविंग कंडीशन दैट आर नॉट ओवर क्राउडेड। मैं चाहती हूँ कि कोई बीमारी है जो बहुत आराम से जल्दी से ना फैले। फर्स्ट थिंग विच आई कैन डू इसकी, मैं अगर कोई एयरबोर्न माइक्रोब है जो हवा से फैल रहा है तो ऐसी जगहों को अवॉइड करा जाए जो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड। कोई पानी से होने वाली डिजीज है या कोई वाटरबोर्न माइक्रोब है तो हम उससे एक्सपोजर बचा सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। हम पानी ही साफ दें किसी तरह से जिससे वो बीमारी ना फैले। ठीक है, और अगर कोई वेक्टर बॉर्न डिजीज है, मच्छर के थ्रू कोई डिजीज हो रही है, मच्छर की वजह से कोई डिजीज हो रही है, तो वहां पे क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रोवाइड क्लीन इन्वायरमेंट। हम लोग क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस वुड नॉट फॉर एग्जाम्पल अलाउ मॉस्किटो ब्रीडिंग। इसकी वजह से मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं होगी, मॉस्किटो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। और अगर दूसरे शब्दों में बोलूं तो पब्लिक हाइजीन इज 1 बेसिक की टू द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। जिस बीमारी का हमें ऑलरेडी पता है कि ये बीमारी लोगों के साथ में आने से, मतलब एकदम टच में कांटेक्ट में रहने से ये बीमारी फैल सकती है, तो पहली चीज जो रीजन है उसी को रोक दीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसे फैक्टर्स ही खत्म कर देंगे जिसकी वजह से वो बीमारी फैल सकती है तो ऑटोमेटिकली काफी बेटर हो जाएगा। नाउ इन एडिशन टू दीज इशू that relate to the environment, there are some other general principle to prevent infectious disease। इन सब इश्यूज के अलावा कुछ और चीजें भी हैं जो कि infectious disease से बचाती हैं। To appreciate those principle, let us ask a question we have not looked so far। Okay, मतलब एक सिंपल सी बात है, अगर आपको एक जनरल, ये तो सब स्पेसिफिक हो गए ना कि पानी से बचने के लिए साफ पानी पियो, हवा के लिए साफ हवा में रहो, ओवर क्राउडेड कंडीशन से बचो। लेकिन अगर आपको बचना है किससे, कि मतलब एक जनरल एक तरीका जिससे आप मोस्टली इन्फेक्शन से बच सकते हो, तो उसने क्वेश्चन पूछा है
नॉर्मली हमारे सामने बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट आते हैं डेली ही, हमें कई सारे इन्फेक्शियस एजेंट डेली देखने को मिलते हैं। अगर किसी को कोल्ड और कफ हो रहा है क्लास में, तो एक चांसेस है कि सारे बच्चों को वो एक्सपोज, मतलब वो बच्चों को जो आसपास हैं उनको कोल्ड और कफ हो सकता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। सारे के सारे उस बीमारी से सफ़र नहीं करते। इसमें किस चीज़ का इंपॉर्टेंट रोल है, इसको मैं बिल्कुल हाईलाइट करूंगी बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैसे तो सब कुछ है बट आई विल हाईलाइट दिस पर्टिकुलर पॉइंट क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, सो लेट्स क्विकली डू इट। तो इसने क्या बोला, दिस इज बिकॉज द इम्यून सिस्टम ऑफ अवर बॉडी इज नॉर्मली फाइटिंग ऑफ माइक्रोब्स। वी हैव सेल्स दैट स्पेशलाइज इन किलिंग इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स। तो मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या कर रहा है ऐसे केस में, वो माइक्रोब्स के साथ फाइट करता है। जो भी बाहर से कोई भी माइक्रोब आया, हमारी बॉडी उसके साथ फाइट करती है। वी हैव सेल्स दैट स्पेशलाइज इन किलिंग इन्फेक्टेड माइक्रोब्स। आपने 7th क्लास में भी पढ़ा है, WBC जो होते हैं वो हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन आता है उसके साथ फाइट करते हैं। ठीक है, सो दीज गो इन टू द एक्शन ईच टाइम इन्फेक्टिव माइक्रोब्स एंटर द बॉडी। तो जैसे ही हमारी बॉडी में कोई माइक्रोब एंटर करता है जो इन्फेक्शन कर सकता है, तो ये सारे के सारे सेल्स दे फाइट फॉर दैट। इफ दे आर सक्सेसफुल वी डू नॉट एक्चुअली कम डाउन विद एनी डिजीज। अगर वो उससे फाइट कर जाएंगे अच्छे से, तो हमें बीमारी होने के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे क्योंकि वो हमारी बॉडी में एंटर ढंग से नहीं कर पाएंगे। The immune cell managed to kill off the infection long before it assume major proportion। यानी कि वो पूरा फैले, हमारी बॉडी में एक भयानक रूप ले, उससे पहले ही इम्यून सेल्स उस इन्फेक्शन को कट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। If we noted earlier, if the number of the infected microbes is controlled, the manifestation of disease will be minor। तो अगर हमने क्या करा, जो भी माइक्रोब्स हैं, जो इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स है, उसको स्टार्टिंग में ही कंट्रोल कर लिया, तो पॉसिबिलिटी है कि डिजीज ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं लेगी, बहुत ही आराम से छोटे लेवल पे कंट्रोल हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कहूँ तो बिकमिंग एक्सपोज टू और इन्फेक्टेड विद एन इन्फेक्शियस माइक्रोब डज नॉट नेसेसरली मीन डेवलपिंग नोटिसेबल डिजीज। यानी उसने क्या बोला, इसको एक बार पढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, बिकमिंग एक्सपोज टू यानी अगर आप किसी बीमारी से एक्सपोज हो रहे हो या आप किसी इन्फेक्शियस माइक्रोब से इन्फेक्ट हो गए हो, तो ऐसा नहीं है कि आप में वो डिजीज डेवलप होगी ही। सो अगर कोई डिजीज हमें हो रही है तो वहां पे हमारा जो इम्यून सिस्टम था उसका एक सिंपल सा मतलब निकल रहा है कि वो लड़ने तो गया था बट वो ढंग से लड़ नहीं पाया, लैक ऑफ सक्सेस ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम ढंग से लड़ नहीं पाया। The functioning of the immune system, like any other system in one body, will not be good if proper and sufficient nourishment and food is not available। अब ये इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग बना जाए, तो इसमें ना वो बिल्कुल बेसिक चीज़ें आ जाती हैं जो मम्मी पापा बचपन से कहते हुए आ रहे हैं कि खाना अच्छा खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ। एंड द रीजन इज बिकॉज दीज थिंग्स विल मेक आवर इम्यून सिस्टम बेटर। Therefore, the second basic principle is prevention of infectious disease is the availability। अब इसको भी हाईलाइट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या है कि आप प्रॉपर खाना देंगे अपनी बॉडी को, उसका पूरा ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इन्फेक्शियस डिजीज ना हो। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टू गिव द फूड इन अ प्रॉपर वे। खाना प्रॉपरली देना है, फूड अच्छे से देना है, अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट, ये नहीं कि कुछ भी खाना देना है, अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट। ठीक है, अब इसको भी पढ़ते हैं बिकॉज इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देर आर जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, व्हाट आर द स्पेसिफिक वेज। ये तो सब जनरल वेज हो गई। नाउ कुछ स्पेसिफिक वेज जो किसी पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर ही काम करे या फिर कुछ पर्टिकुलर किसी एक डिजीज को मद्देनजर रखते हुए हम उसको देखें। सो दे रिलेट टू अ पिक्यूलर प्रॉपर्टी ऑफ द इम्यून सिस्टम दैट यूजुअली फाइट ऑफ माइक्रोबियल इन्फेक्शंस। तो यहाँ पे उसका रिलेशन किसके साथ है, इट इज रिलेटेड टू किसके साथ, इम्यून सिस्टम के साथ, कि वो माइक्रोबियल इन्फेक्शन के साथ कैसे फाइट करता है। उसको समझने के लिए ना एक एग्जाम्पल दिया है। दीज डेज देयर इज नो स्मॉल पॉक्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आजकल आप देखोगे कि स्मॉल पॉक्स पूरी तरह से वर्ल्ड से इरेडिकेट हो चुका है, खत्म हो चुका है, एंड आपको स्मॉल पॉक्स का कोई भी केस नहीं दिखेगा।
बट एज रिसेंटली एज 100 years अगो, लेकिन 100 साल पहले स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक्स, यानी जैसे अब तो महामारियां चल रही हैं, देश में चल रही हैं, तो ऐसे स्मॉल पॉक्स भी था, और वो मतलब जिसे कहना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल भी नहीं है, था वो, ठीक है, प्रेवलेंट था। तो लोगों को क्या होता था ऐसे में, जब ये एपिडेमिक वगैरह चलती थी, तो लोगों को डर लगता था उन लोगों के पास जाने में जिनको ये बीमारी होती है, क्योंकि उनको लगता था कि उनको भी ये बीमारी हो जाएगी। However, there was one group of people who did not have this fear. यानी कि कुछ एक ऐसा ग्रुप भी था जिनको ये डर नहीं था कि उनको बीमारी होगी। These people would provide nursing care for the victim of smallpox. ये लोग क्या करते थे, उन लोगों को जिनको smallpox हुआ था उनको केयर प्रोवाइड करते थे, उनको जिसे कहना चाहिए मतलब उनका ध्यान रखते थे। This was a group of people who had had smallpox earlier and survived it, although with a lot of scaring. मतलब कि इन लोगों के साथ क्या चीज हुई है ना, कि इन लोगों को मतलब जैसे कहना चाहिए कभी ना कभी स्मॉल पॉक्स रहा है और उन्होंने सरवाइव कर लिया किसी तरह, बट चाहे उस टाइम झंझट बहुत हुई हो, दिक्कत बहुत हुई हो, लेकिन दे सर्वाइव्ड इट। इन अदर वर्ड, इफ यू हैड स्मॉल पॉक्स वंस, देयर विल बी नो चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट अगेन। तो एक अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो किसी को अगर स्मॉल पॉक्स हो चुका है तो बहुत ही रेयर चांसेस हैं, नो चांस ऑलमोस्ट, कि उसको दोबारा ये बीमारी हो। So having the disease once was a means of preventing subsequent attack of the same disease. तो उस बीमारी का एक बार हो जाना ऑटोमेटिकली वो क्या करता था, आगे उस बीमारी को होने से रोकता था। This happens, ये हुआ क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करेंगे। This happens because when the immune system first sees an infectious microbe, it responds against it and then remembers it specifically. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको फिर से मार्क करती हूँ मैं। इसलिए होता है क्योंकि जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन, किसी चीज मतलब जैसे कोई चीज फॉर्म होती है, जिसे बोलना चाहिए एक माइक्रोब्स के साथ हमारी बॉडी ने रिएक्ट किया, इम्यून सिस्टम ने, तो पहली बार तो वो रिएक्ट मतलब उसके लिए रिस्पॉन्ड करता है, उससे बचने की कोशिश करता है, लड़ता है। दूसरी बार वो उसको याद रखता है। सो द नेक्स्ट टाइम दैट पर्टिकुलर माइक्रोब, यानी कि अगली बार अगर वो पर्टिकुलर माइक्रोब आया या उसका कोई क्लोज रिलेटिव उसी माइक्रोब का हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा जोश के साथ रिस्पॉन्ड करेगा। दिस एलिमिनेट्स द इन्फेक्शन इवन मोर क्विकली देन द फर्स्ट टाइम अराउंड। इसकी वजह से इन्फेक्शन और जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा, पहले के रिस्पॉन्स मतलब जो पहले हुआ था ना उससे भी बहुत जल्दी वो फटाफट से एलिमिनेट हो जाएगा। ये है बेसिक प्रिंसिपल इम्यूनाइजेशन का। नाउ एक बार मैं इसको हाईलाइट करती हूँ ताकि आपको जब आप जल्दी जल्दी पढ़ो तो याद रहे, बट यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी मेक अ स्टार हेयर सो दैट आपको एकदम दिमाग में बैठेगा कि क्या चीज़ है। इम्यूनाइजेशन में दोबारा समझाऊंगी अगर नहीं समझ में आया, बट लेट्स स्टडी द एनसीईआरटी फर्स्ट। वी कैन नाउ सी दैट, अब हम देख सकते हैं, एज अ जनरल प्रिंसिपल वी कैन फूल द इम्यून सिस्टम इनटू डेवलपिंग अ मेमोरी फॉर अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन बाय पुटिंग समथिंग दैट मिमिक्स, देखो दोबारा से, वी कैन फूल द इम्यून सिस्टम इनटू डेवलपिंग अ मेमोरी फॉर अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन बाय पुटिंग समथिंग दैट मिमिक्स द माइक्रोब वी वांट टू वैक्सीन अगेंस्ट इनटू द बॉडी। यानी कि देखो एक सिंपल सी बात है, इसको बहुत शॉर्ट में और समझाती हूँ इजी तरीके से। जब हम लोग वैक्सीन लेते हैं, ठीक है, वैक्सीन में हम लोग ना एक्चुअल जिसे कहना चाहिए माइक्रोब नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने वैक्सीन में एक एक्चुअल माइक्रोब लिया, ऐसी कोई चीज लेते हैं जो एक्चुअल इन्फेक्शन कॉजिंग जो माइक्रोब है उसको मिमिक करे। ये मिमिक मतलब उसको कॉपी करे, मतलब वो इतना ज्यादा भयंकर इन्फेक्शन हमारी बॉडी में क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन ये हमारा इम्यून सिस्टम को एक बुद्धू बनाने का तरीका है कि देखो माइक्रोब आ गया है बॉडी के अंदर। तो जब हमने इंजेक्शन लिया, वैक्सीन लिया, हमारी बॉडी के अंदर वो चीज डाली गई जिससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, वो याद रखता है कि ये इन्फेक्शन आ गया है। तो अब ये हमारा जो बॉडी है वो मेमोरी बना लेगी। बॉडी क्या करेगी, मेमोरी बना लेगी, मतलब उसको याद रहेगा कि ये इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन ये एक्चुअल इन्फेक्शन नहीं था, हमने कुछ ऐसा डाला था जो कॉपी करेगा। अब क्या होगा, अब जब फाइनली एक्चुअल इन्फेक्शन होगा, एक्चुअल इन्फेक्शन इस बार तो हमने ऐसे मिमिक करवाया था, एक्चुअल इन्फेक्शन के टाइम पे हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी बड़े खतरनाक तरीके से, और बॉडी विल रिस्पॉन्ड वेरी ड्रास्टिकली, बहुत खतरनाक तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। एंड उसकी वजह से क्या होगा, हाउ दिस विल हेल्प अस, उसकी वजह से
हमारी जो आगे प्रॉब्लम है वो नहीं। अब इसमें क्या लिखा है मैं इसको अब समझाती हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये प्रोसेस यहाँ पे समझा दिया। तो हम अपने इम्यून सिस्टम को फूल करते हैं, कैसे? हम उसको कहते हैं मेमोरी बनाओ और एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन की। तो यहाँ पे जो मैंने माइक्रोब डाला ये एक्चुअल नहीं था, बट मैंने उसको कुछ कॉपी, उसका कोई फ्लूइड कुछ ऐसा डाला जो या तो इनएक्टिव था या वीकेंड फॉर्म में था। अब जैसे वो बॉडी के अंदर गया तो हमारी बॉडी में एक्चुअली वो बीमारी नहीं हुई, लेकिन हमारी बॉडी को पता चल गया कि ऐसा माइक्रोब फ्यूचर में आ सकता है, और हमारी बॉडी अब उससे प्रिवेंशन की कोशिश करेगी नेक्स्ट टाइम में, क्योंकि बहुत ज्यादा वो उसकी मेमोरी बन चुकी होगी। Many such vaccines are now available for preventing a whole range of infectious disease. अब ऐसे वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं, चले स्टार्टिंग में तो बने थे बट अब इट इज अवेलेबल, जो कि एक डिजीज स्पेसिफिक मीन्स बताते हैं प्रिवेंशन का, जिससे हमें बीमारी ना हो। देयर आर वैक्सीन अगेंस्ट टिटनेस, मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या क्या पढ़ा है। तो वैक्सीन है टिटनेस के लिए, जब आपको चोट लग जाती है रोड वोड से या फिर लोहे से तो टिटनेस का इंजेक्शन लगता है। डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, मीजल्स, पोलियो एंड मेनी अदर्स, तो ये सारे ऐसी चीजें हैं जिसके लिए वैक्सीन हैं, तो ताकि वो बीमारी अगर हम बचना चाहते हैं हम पहले ही बच जाए उससे। These form the public health program of childhood immunization and preventing infectious disease. तो ये क्या होता है, बच्चों को कई बार बचपन में ही कई सारे इंजेक्शन, जिसे कहना चाहिए वैक्सीन, लगाए जाते हैं ताकि उनके अंदर ये प्रॉब्लम स्टार्ट ही ना हो। Of course, such a program can be useful only if such health measures are available to all children. So इन्होंने क्या बोला कि ये चीजें तभी यूजफुल है जब सबके लिए पॉसिबल हो, सबके लिए अवेलेबल है। So some hepatitis viruses which causes jaundice are transmitted through water. There is a vaccine for one of them, hepatitis A, in the market, but the majority of children in many parts of India are already immune to hepatitis A by the time they are 5 years old. दिस इज बिकॉज दे आर एक्सपोज टू द वायरस थ्रू वाटर। तो इन्होंने क्या बोला, बहुत ही अच्छी चीज मतलब बोली है। अच्छी चीज क्या मतलब, ये बोला है कि हेपेटाइटिस ए के लिए हमारे पास वैक्सीन है, लेकिन मेजरली जो मतलब मेजॉरिटी में जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी कई पार्ट्स में इम्यून है हेपेटाइटिस ए से, क्योंकि दे आर ऑलरेडी एक्सपोज टू द वायरस, उनको ऑलरेडी वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है। सो थ्रू अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस, तो उन्होंने ये भी बोला है, वुड यू टेक द वैक्सीन, मतलब इन सर्कमस्टांसेस के अंदर आपको पता है कि आप नेचुरली इम्यून हो रहे हो या क्या है, आप वैक्सीन लोगे। सो दीज आर द थिंग्स। अब एक छोटी सी चीज़ है यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो रेबीज का वायरस है वो इन्फेक्टेड डॉग्स एंड अदर एनिमल से फैलता है, ठीक है, और एंटी रेबीज वैक्सीन ह्यूमन एंड एनिमल सबके लिए है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये वाला मैं पढ़ती हूँ अभी कि वैक्सीन की स्टार्टिंग कैसे हुई थी। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग जो हमें पढ़ना चाहिए, बिकॉज दीज आर द मेजर डिस्कवरी जिन्होंने एक, जिसे कहते हैं ना कि ह्यूमन काइंड को पूरा रुख बदल दिया। उसका रीजन ये है कि अगर ये सब नहीं डेवलप होता तो कितने लोग परेशान रहते, डेथ उनकी इतनी दर्द में होती, बट दीज थिंग्स हैव प्रिवेंटेड ऑल ऑफ दैट। सो नाउ लेट स्टडी अबाउट इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन जैसे कि हमने पढ़ा वैक्सीन देना एंड एवरीथिंग। सो कई बार ट्रेडिशनल इंडियन एंड चाइनीज मेडिसिनल सिस्टम समटाइम डेलिबरेटली रब्ड द स्किन क्रस्ट फ्रॉम स्मॉल पॉक्स विक्टिम इनटू द स्किन ऑफ हेल्दी पीपल। कई बार जान के क्या करते थे, स्मॉल पॉक्स विक्टिम्स के जो स्किन के टुकड़े होते थे उसको हेल्दी पीपल की बॉडी में डालते थे। दे दस होप टू इंड्यूस अ माइल्ड फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स दैट वुड क्रिएट रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज। इसको हाईलाइट करती हूँ बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, ताकि आपको समझ में आए कि बोल क्या रहे हैं। सो उन्होंने क्या किया, स्किन क्रस्ट जो होता था, स्किन का बाहर का टुकड़ा ऐसे इंसान का जिसको स्मॉल पॉक्स हुआ है, किसी हेल्दी पर्सन में डाला, और वो इस उम्मीद में डालते थे कि एक माइल्ड फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स क्रिएट होगा और जिससे रेजिस्टेंस मिलेगी, डिजीज से बचने का चांस मिलेगा। फेमसली 2 centuries अगो एक इंग्लिश फिजिशियन जिनका नाम था एडवर्ड जेनर, उन्होंने रियलाइज किया कि जो मिल्क मेड्स जो दूध वगैरह निकालने का काम करते हैं, जिनको काउ पॉक्स हो गया है, वो स्मॉल पॉक्स कैच नहीं करा उन्होंने एपिडेमिक्स में। मतलब काउ पॉक्स अलग बीमारी है, स्मॉल पॉक्स अलग बीमारी है, लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि जिनको ऑलरेडी काउ पॉक्स हो गया था उन्होंने स्मॉल पॉक्स कैच नहीं किया। काउ पॉक्स इज अ वेरी माइल्ड डिजीज, बहुत हल्की डिजीज होती है, माइल्ड डिजीज होती है। तो जेनर ने क्या किया, डेलिबरेटली गिविंग काउपॉक्स टू पीपल, उन्होंने जान के लोगों को काउपॉक्स दिया, ताकि वो ये देखा उन्होंने उसके बाद कि वो लोग फिर रेजिस्टेंट हो गए स्मॉल पॉक्स से, यानी उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ अगर उनके अंदर काउपॉक्स ऑलरेडी एंटर्ड हो चुका था। तो
दिस वॉज बिकॉज द स्मॉल पॉक्स वायरस इज क्लोजली रिलेटेड टू द काउपॉक्स वायरस। ये इसलिए क्योंकि काउपॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स काफी रिलेटेड है। एंड काउ जो है इसका मतलब होता है वैका, लेटिन, एंड पॉक्स इज वैक्सीनिया। तो ये आप समझ गए होंगे कि जब उन्होंने पहला इंजेक्शन वायरस वैक्सीन बनाया तो कहाँ से उनके दिमाग में ये नाम आया होगा। एंड उसके रूट्स मतलब जहां से उसका ओरिजिन हुआ उसी चक्कर में उसका नाम वैक्सीनेशन पड़ा। तो वैका का मतलब बेसिकली काउ होता है। सो आपसे मैं इन शॉर्ट आपको बोलूं तो अभी जो मैंने पढ़ाया उस सबको मैं शॉर्ट और क्रिस्प करके अगर आपको पढ़ाऊं तो पहली बात तो आप क्या कर सकते हो, बीमारी से बचने की ही कोशिश करो। बीमारी से बचने के लिए एक तो जो भी फैक्टर्स हैं विच कैन कॉज डिजीज आप उसको काम करो। ठीक है, आप वाटर बॉर्न पानी अच्छा पीजिए, अच्छे लाइफस्टाइल में रहिए, अच्छी हेल्थ एंड हाइजीन मेंटेन कीजिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली खाना बहुत अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए जो आपके इम्यून सिस्टम को डेवलप करे। ये तो हो गई एक बात। फिर आते हैं दूसरी बात कि अगर बीमारी से वैसे भी बचना है तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो भी वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल हैं वो लिए जाएं। ठीक है, जो मतलब डॉक्टर एंड एवरीवन इज जो मानते हैं कि ठीक है ये लेने हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी बंदा नया वैक्सीन बना दे एकदम से लो, नहीं, बट आफ्टर रिसर्च एंड एवरीथिंग जब कोई वैक्सीन लॉन्च होता है या कुछ भी होता है तो वी कैन थिंक अबाउट इट। एंड जो वैक्सीन ऑलरेडी बहुत सालों से अवेलेबल है वो तो बिल्कुल लिया जा सकता है बिना सोचे। सो ये सारी चीज़ों से वी कैन एश्योर कि बीमारियां होने से बचेंगी। ना ये चैप्टर मैं यही खत्म करती हूँ, बट ये जो क्वेश्चंस हैं इनको मैं किसी एक पार्ट में कवर करूंगी। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और समझ में आया है तो आप 9th क्लास की प्लेलिस्ट है साइंस की, आप उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। उसमें आपको इसके सारे पार्ट, ऑल द पार्ट्स यू विल फाइंड, एंड साइंस के और भी वीडियोज़ आपको उसमें मिल जाएंगे विच यू कैन लुक। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।